हेलो बच्चों, हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स में 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये तीसरा पार्ट है। अगर आपने विजिट नहीं किया है तो यहाँ मैं ऊपर सेक्शन में टैग में दिए दे रहा हूँ, आप जाकर के आई बटन से यहाँ पर देख सकते हैं दोनों लेक्चर के बारे में। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तीसरे लेक्चर की स्टार्टिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन से। प्रोटीन क्या होते हैं, जैसा हम लोगों ने पहले बात किया था कि ये हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं कि इनमें डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। अमीनो एसिड डिफरेंट्स हैं, दैट इज अमीनो एसिड इसके मोनोमर्स होते हैं और वो डिफरेंट है, इसलिए इसको टोटल स्ट्रक्चर को हेट्रोपॉलीमर माना गया है, कंटेनिंग स्ट्रिंग्स ऑफ अमीनो एसिड। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस डिफरेंट थिंग इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर हम लोग बात कर रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग बातें निकल करके सामने आएंगी बच्चों। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो वहाँ जो स्ट्रक्चर होता है इनवेरिएबली ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे NaCl, MgCl2। यहाँ NaCl को देखिए तो आप Na+ लिखते हो, Cl- लिखते हो और यहाँ डॉटेड लाइन से ऐसे स्ट्रक्चर ड्रा कर देते हो, यानी इवेंचुअली जो आपका फॉर्मूला था NaCl वही आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी दिख रहा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बच्चों तो यहाँ पर जो केमिकल केमिस्ट होते हैं ये 2 डायमेंशनल फॉर्मूले को स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो बच्चों बेंजीन इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाती है। ये स्ट्रक्चर को बताया जा रहा है कि ये 2D में होते हैं। क्लियर। यहाँ पे एक और आया है बेंजीन के साथ बच्चों नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर आप केमिस्ट्री में देख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो स्ट्रक्चर शो करते हैं मॉलिक्यूल्स के वो 2D में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिसिस्ट ने कंजर अप किया है 3 डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का ऑल्सो। लेकिन अगर बायोलॉजिस्ट को डिस्क्राइब करने को दिया जाएगा प्रोटीन को स्ट्रक्चर तो एक बायोलॉजिस्ट जो होगा वो प्रोटीन के 4 लेवल के स्ट्रक्चर को बताएगा। अब इसमें 4 लेवल के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं इन्हें हमें जानना जरूरी है, तो बहुत सावधानी पूर्वक जान लीजिए चारों में डिफरेंस क्या होती है और चारों में समानताएं क्या हो सकती है। तो सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज द पोजिशनल इंफॉर्मेशन इन अ प्रोटीन which is first amino acid, which is second and so on is called the primary structure। प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ पर अमीनो एसिड लगा दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड लगा दिया, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, फिर अमीनो एसिड। इस तरीके से एक लंबी चेन चलेगी। नंबर डालना है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन नंबर एन तक चला जाएगा ये अमीनो एसिड्स। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, किसी भी मान लीजिए ग्लाइसिन अमीनो एसिड है, इसकी फर्स्ट पोजीशन है, यहाँ पे एस्टिडीन है सेकंड है, यहाँ पे एलानिन है ये थर्ड है, यहाँ पे वैलिन है ये फोर्थ है। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक अमीनो एसिड की पोजीशन पता चल रही है और साथ साथ ये सिंपल चेन है। तो जिस चेन में आपको फर्स्ट अमीनो एसिड, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और लास्ट कौन सा अमीनो एसिड है, अगर ये बता दिया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर प्रोटीन का कहलाएगा बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि एक सिंपल चेन के फॉर्म में दिखता है। यहाँ पे यही बात लिखी गई, यानी पोजिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड जहां से मिलती है वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, अ प्रोटीन इज इमेजिन एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट द फर्स्ट अमीनो एसिड एंड राइट रिप्रेजेंट द लास्ट अमीनो एसिड। तो यहाँ से इस बात से भी क्लियर है कि यहाँ पे देखिए ये वाला एंड बच्चों लेफ्ट एंड कहलाएगा और ये वाला एंड राइट एंड कहलाएगा। लेफ्ट एंड पे देखिए बच्चों फर्स्ट अमीनो एसिड लगा हुआ है, वही राइट वाले पे देखेंगे तो आपको ये दिखेगा कि लास्ट अमीनो एसिड यहाँ पर लगा हुआ है। क्लियर है क्या। उसके बाद आगे देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बाद में देखेंगे। आते हैं यहाँ पे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। एसिड, द फर्स्ट अमीनो एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। अब यहाँ पे जो बात बोली जा रही है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे बच्चों। हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर पढ़ा था कि यहाँ पे अमाइन ग्रुप होता है दैट इज NH2, वो यहाँ पे कार्बन से अटैच रहता है, यहाँ एल्किल ग्रुप होता है। नेक्स्ट यहाँ पर COH ग्रुप रहता है और साथ में इसके साथ हाइड्रोजन होता है। ठीक, ये एल्किल ग्रुप ही बताता है अगर यहाँ पे बेसिक ग्रुप आ जाता है तो बेसिसिटी ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे एसिडिक आ जाता है तो एसिडिक हो जाता है, और ये अगर न्यूट्रल ग्रुप आने से ये पूरा न्यूट्रल भी मॉलिक्यूल हो सकता है। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे तो आपको ये वाला एंड लेफ्ट एंड दिखेगा और ये वाला बच्चों एंड राइट एंड दिखेगा। तो अगर यहाँ से हम आरंभ करते हैं अमीनो एसिड्स की तो ये वाला टर्मिनल एंड टर्मिनल कहलाएगा, और जहां लास्ट में भी एक अमीनो एसिड ऐसा ही जुड़ा रहेगा, वहां पे लास्ट में अगर हम राइट टुवर्ड्स एकदम एक्सट्रीम राइट की ओर जाएंगे तो वहां पर COH देखने को मिलेगा। दैट्स वाई हम लोग राइट वाले एंड को C टर्मिनल भी बोलते हैं। तो लिखा हुआ है फर्स्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड, लास्ट अमीनो एसिड इज आल्सो कॉल्ड C टर्मिनल अमीनो एसिड। इस बात को बच्चों याद रखेंगे क्या, याद रखिएगा। ना समझ पा रहे हो तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ले चलता हूँ, यहाँ पे ये वाली बात हो रही है। यहाँ जो अमीनो एसिड लगा है उसमें NH2 ग्रुप होगा एक्सट्रीम लेफ्ट, और यहाँ जो अमीनो एसिड लगा है उसका एक्सट्रीम राइट देखोगे
तो बच्चों ये COH दिखेगा, इसकी वजह से इसको C टर्मिनल और इस वाले एंड को N टर्मिनल कहते हैं। क्लियर हो रहा है? ठीक है, पहले अमीनो एसिड और सेकंड लास्ट अमीनो एसिड को N टर्मिनल और C टर्मिनल कहते हैं, ऐसा आपने जान लिया। नाउ अ प्रोटीन थ्रेड डज नॉट एग्जिस्ट थ्रू आउट एज अ एक्सटेंडेड रिजिड रॉड। अगर आप सोचते हैं कि प्रोटीन एक एक्सटेंडेड रिजिड रॉड की तरह होती है तो आप गलत सोचते हैं। बताया जा रहा है कि द थ्रेड इज फोल्डेड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। यहाँ पर प्रोटीन जो होती है बच्चों, पहला तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऐसा बन जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ इस तरीके से प्रोटीन जो है फोल्ड हो जाती है, और इस फोल्डिंग को, ये जो फोल्ड्स होके स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इनको कहते हैं हम लोग बच्चों हेलिक्स। ये हेलिक्स है सिमिलर टू रिवॉल्विंग अ स्टेयरकेस। जिस तरह से बंगलो वगैरह में इस तरीके से सीढ़ियां चढ़ती हुई बनती है ना, आपको दिखती हैं, कुछ इसी तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है। और ये कॉइलिंग बच्चों राइट हैंडेड होती है। ऑफ कोर्स ओनली सम पोर्शन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड्स आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स। बच्चों लेकिन पूरी की पूरी प्रोटीन हेलिक्स कहीं नहीं बनाएगी, प्रोटीन का कुछ हिस्सा ही हेलिक्स बनाएगा, कुछ हिस्से में आपको हेलिक्स बनते हुए दिखेगा। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स आर ऑब्जर्व्ड। ये क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है कि किस तरह की कॉइलिंग होती है। वहां ऑप्शन में लेफ्ट हैंडेड मिल सकता है, यहाँ पे आप राइट हैंडेड देखेंगे। नाउ अदर रीजन्स ऑफ द प्रोटीन थ्रेड आल्सो फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ और रीजन जो होंगे प्रोटीन के, वो अदर फॉर्म्स में यहाँ पर आपको दिख सकते हैं फोल्ड होते हुए इन व्हाट इज कॉल्ड द, और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखेंगे बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि हम लोगों ने प्राइमरी में देख लिया कि एक सीधी सी चेन है जिसमें अमीनो एसिड लगे हुए हैं और उनमें पोजीशन इंफॉर्मेशन को ज्ञात किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जैसे हम लोगों ने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ हेलिक्स बने हुए नजर आ रहे हैं। ये आपका बच्चों सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। कौन सा है बच्चों? ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बाद टर्शरी ये कैसे बनता है। इन एडिशन द लॉन्ग प्रोटीन चेन इज ऑल्सो फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ लाइक अ होलो वुलन बॉल गिविंग राइज टू द टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए बच्चों, यहाँ जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके से हेलिक्स से बना है, अब ये अपने ऊपर ही फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, और फोल्ड इतना ज्यादा होगा कि आपको इस तरीके से छोटी सी वुलन बॉल, ऊन की बॉल जैसे आपको स्ट्रक्चर नजर आने लगेगा। ये वूल की बॉल दिखेगी, तो इसी को टर्शरी स्ट्रक्चर बोलते हो। 3 डायमेंशनल भी ये होता है। टर्शरी स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली नेसेसरी होता है बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स को कराने के लिए बच्चों। ये टर्शरी स्ट्रक्चर ही उत्तरदायी है एंजाइमेटिक के लिए, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे क्लियर हो जाए कि यहाँ कौन सा स्ट्रक्चर हमें दिया गया है, कौन सा प्राइमरी होता है और कौन सा सेकेंडरी होता है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। चलिए जरा प्राइमरी स्ट्रक्चर को जानते हैं। तो ये वाला कौन सा एंड हो जाएगा, आप लोग स्वयं यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं। ये लेफ्ट एंड होगा क्या बच्चों? ओके, लेफ्ट एंड में देखेंगे तो इधर कौन सा टर्मिनल कहलाएगा बच्चों? एन टर्मिनल। इधर से देखिए सबसे लास्ट अमीनो एसिड ये वाला लगा हुआ है, तो ये राइट एंड हो जाएगा बच्चों। इस राइट एंड में सबसे एक्सट्रीम जो आप देखेंगे तो COH ग्रुप होगा, तो इस टर्मिनल को क्या बोलोगे? C टर्मिनल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? C टर्मिनल बोलेंगे बच्चों। अब प्राइमरी को देखिए, प्राइमरी ये वाला जो सीधा चेन था, आगे चल के क्या हो रहा है बच्चों? ये देखिए यहाँ पे अल्फा हेलिक्स बन रहे हैं, इस तरीके से ये फोल्ड हो रहा है, ये फोल्ड, और ये फोल्ड होने की डायरेक्शन है वो कैसा है बच्चों? राइट हैंड कॉइलिंग हो रही है। यहाँ पे कैसा हो रहा है? ये राइट हैंड कॉइलिंग हो रहा है, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं अल्फा हेलिक्स। क्या कहते हैं बच्चों? यहाँ पे ये अल्फा हेलिक्स है, ये आपको दिख रहा होगा आराम से। और देखिए यहाँ पे अल्फा हेलिक्स ही नहीं, कुछ हिस्सा तो अल्फा हेलिक्स बना रहा है और कुछ हिस्सा इस तरीके से बन जाता है जो कि बीटा प्लेटेड शीट की तरह दिखता है। इसीलिए कहा है कि यहाँ पर जो कॉइलिंग है, कुछ पोर्शन कॉइल्ड हो सकता है, कुछ पोर्शन अलग तरीके से अरेंज हो सकता है। नाउ जरा टर्शरी स्ट्रक्चर पे आप नजर डालिए, तो टर्शरी स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है इटसेल्फ अपने ऊपर फोल्ड होता हुआ नजर आता होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये इस तरीके से था, ये वाला एंड देखिए अपने ऊपर फिर फोल्ड हो गया, फोल्ड होने के बाद ये फिर फोल्ड हो गया, ऐसे फिर फोल्ड हुआ, फिर फोल्ड हुआ, फिर फोल्ड हुआ और फिर फोल्ड हुआ। तो अपने ऊपर ही ये जो चेन है सेकेंडरी चेन, वो फोल्ड होती चली गई, उसकी वजह से एक वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को बच्चों कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर या 3 डायमेंशनल व्यू, ये हमें देता है। उसके बाद ये और अभी जाकर के फोल्ड होगा बच्चों। जब ये और अधिक फोल्ड होगा तो यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखा रहा हूँ कैसी संरचना आपको दिखेगी। स्क्रीन पर ज्यादा अच्छा दिखेगा आपको, आई होप सो। देखता हूँ यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पर क्यूब शेप की संरचना आपको नजर आ रही है क्या? यहाँ देखिए ये आपको क्यूब जैसा नजर आ रहा होगा, स्ट्रक्चर आ रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको क्यूब जैसा नजर आ रहा होगा। देखिए मैंने छोटा सा क्यूब बनाया है, आप चाहो तो इसमें बड़ा सा क्यूब भी ड्रा कर सकते हो।
तो क्यूब जैसा स्ट्रक्चर नजर आने लगता है जब क्वार्टररी स्ट्रक्चर बनता है। इसमें और कंडेंस्ड हो जाता है ये स्ट्रक्चर, और टाइटली बाउंड हो जाता है, और ज्यादा फोल्ड हो जाता है, उसकी वजह से ऐसी संरचना हमें नजर आती है बच्चों। नेक्स्ट यहाँ पर आगे क्या बताया जा रहा है देखते हैं। Some proteins are an assembly of more than one polypeptide or subunits। कलर चेंज करते हैं हम लोग। क्या कहा जा रहा है कि कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं, कुछ बच्चों, सारी की सारी नहीं, सम प्रोटीन किसकी असेंबली है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड की असेंबली होती है, या उनको असेंबल बोल सकते हैं सब यूनिट्स। द मैनर इन विच, जिस मैनर में ये दीज इंडिविजुअल फोल्ड होती हैं पॉलीपेप्टाइड ये सब यूनिट्स, आर अरेंज विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। जैसे हम कह सकते हैं लीनियर स्ट्रिंग्स ऑफ स्फीयर ये बना सकती हैं, या बच्चों ये स्फीयर्स बना सकती हैं एक दूसरे के ऊपर के लाई करके। इन द फॉर्म ऑफ क्यूब भी हो सकती हैं, या प्लेट भी बना सकती हैं। क्लियर है? इज द आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन अदरवाइज। तो ये एक आर्किटेक्चर होगा इस प्रोटीन का, यानी एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा, इसको बोलेंगे बच्चों क्वार्टररी स्ट्रक्चर। क्वार्टररी स्ट्रक्चर कैसे है ये देखिए बच्चों, मैं बताता हूँ। ये आपका इस तरीके से क्यूब लाइक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ, और यहाँ पर इतनी ज्यादा फोल्डिंग हो चुकी है कि ये क्यूब इस तरीके से कंडेंस होकर के ये क्यूब के रूप में ऐसे फिट हो चुका है। ठीक है, एक आपको क्यूब के रूप में संरचना दिख सकती है, या स्फीयर के रूप में संरचना दिख सकती है, या केवल शीट के रूप में भी ये संरचना आपको नजर आ सकती है। लेकिन ये जो सारे बन रहे हैं स्ट्रक्चर, स्फीयर, क्यूब या शीट, ये सब के सब आपके क्वार्टररी स्ट्रक्चर है बच्चों, 4 डिग्री स्ट्रक्चर होते हैं। एडल्ट ह्यूमन हैव हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट बच्चों। यहाँ पे फिर से याद करने वाली है कि जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें 4 सब यूनिट होती है बच्चों। ये 4 सब यूनिट कैसे होती हैं? इसमें 2 अल्फा चेन होती है बच्चों, जिसमें 141 अमीनो एसिड होते हैं, और 2 बीटा चेन होती है जिसमें 146 अमीनो एसिड होते हैं बच्चों। ठीक है, ग्लोबिन चेन है ना भाई, हीम तो प्रोटीन, हीम तो सॉरी आपका पार्ट हो गया दैट इज आयरन का, और ग्लोबिन प्रोटीन हो गई। तो ग्लोबिन जो प्रोटीन है उसमें कौन से अमीनो एसिड्स होंगे, तो ये आपको याद रखना है कि वो अल्फा और बीटा चेन के रूप में अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो 2 ऑफ दीज आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। अल्फा बीटा चेन एक दूसरे के आइडेंटिकल होती है, बस डिफरेंस अमीनो एसिड का होता है। Hence, 2 subunit of alpha type, 2 subunit of beta type together constitute the human hemoglobin. That is, ये human hemoglobin को बनाती है। नेक्स्ट आपका अब अगला पोर्शन आ जाता है एंजाइम का। एंजाइम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि हमारी प्रोटीन एंजाइम कैसे बनाती है, कौन सी चीजें हैं जो प्रोटीन एंजाइम को बनाने के लिए उत्तरदायी हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स ऑफ प्रोटीन। तो पहले याद करो कि एंजाइम का नेचर क्या होता है। एंजाइम का नेचर हमेशा हमेशा बच्चों प्रोटीन होता है। एंजाइम को हम लोग कैटलिस्ट भी कहते हैं, क्योंकि ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी की जो अधिकांशता मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको अफेक्ट करने का काम एंजाइम करता है। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम। लेकिन आप इस ये भी जानिए कि प्रोटीन के अलावा कुछ ऐसे भी नाइट्रोजनस बेसिस हैं, सॉरी जो न्यूक्लिक एसिड है वो एंजाइम की तरह बिहेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें राइबोजाइम, कौन सा राइबोजाइम होता है बच्चों? 23SR RNA। ये जो 23SR RNA वाला पार्ट है ये राइबोजाइम की तरह काम करता है। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। आप एंजाइम के डायग्राम को लाइन डायग्राम से देख सकते हैं। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। जैसे प्रोटीन में बच्चों प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही एंजाइम में भी प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा लगे रहते हैं। ये देखिए अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। दूसरी बात करें, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी यहाँ पर बच्चों हेलिक्स भी पाए जाते हैं। ये स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का कहलाएगा, एंजाइम का कहलाएगा। उसके बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा, यही हेलिक्स वाली चेन अपने ऊपर इटसेल्फ ऐसे फोल्ड हो जाएगा करेगी, तो इसको हम लोग बच्चों टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल दिया करेंगे। व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर you will notice that the backbone of the protein chain folded itself upon, है ना, ये अपने ऊपर ही फोल्ड कर जाती है, और इतनी ज्यादा फोल्ड कर जाती है कि यहाँ पर एक नई संरचना दिखने लगती है। उसके बारे में अभी हमें जानना है। तो यहाँ बताया गया कि अपॉन इटसेल्फ अपने ऊपर फोल्ड होती है। द चेन क्रिस क्रॉसेस इटसेल्फ और हेंस मैनी क्रिवाइसेस बन जाती हैं, या पॉकेट्स यहाँ पे बन जाती हैं। जैसे इस तरीके से मैं बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये फोल्ड हुई चेन, ये फोल्ड हुई, फोल्ड हुई, फोल्ड होते हुए गई। तो यहाँ पर देखिए जब ये फोल्ड हो रही थी तो यहाँ पर छोटे छोटे पॉकेट्स बन गए हैं। ये देखिए ये पॉकेट बना है बच्चों, ये चेन का इस तरीके से पॉकेट बन गया। ठीक, इसे मैं डार्क कर रहा हूँ।
ये यहाँ एंजाइम का पॉकेट बन गया। इस एंजाइम को पॉकेट बोलो बच्चों, इस जगह को, या बोलो क्रीवाइसिस, या इन क्रीवाइसिस में जो जगह है उसको बोलते हैं बच्चों एक्टिव साइट। ये एक्टिव साइट करती क्या है एक्चुअली, वो भी आप यहीं पे फंक्शन जान लीजिए तो आगे आपको आराम रहेगा। यहाँ पर आकर बच्चों सबस्ट्रेट फिट हो जाता है, सबस्ट्रेट का ऐसे आकार होगा और सबस्ट्रेट आकर के इसमें फिट हो जाया करेगा बच्चों। ये सबस्ट्रेट है और ये आपका एंजाइम है। यहाँ सबस्ट्रेट और एंजाइम के मिलने से बच्चों ES कॉम्प्लेक्स बनता है, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और यही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। ये वाली जो संरचना आपको दिख रही है एंजाइम और सबस्ट्रेट को कॉम्प्लेक्स, ये बच्चों ताला और चाबी की तरीके होता है। जैसे ये ताला है बच्चों, अगर मैं बनाने की कोशिश करूं, एक ये ताला है इस तरीके से, तो इसमें चाबी जो होगी वो इस तरीके की होगी कुछ, ये पूरी तरीके से इसमें लॉक हो जाएगी। क्लियर? ये ताला और चाबी जैसी संरचना होती है एंजाइम और सबस्ट्रेट की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट, वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, है ना। इसी पॉकेट को हम लोगों ने क्या बोला है, एक्टिव साइट बोला है। एक्टिव साइट एंजाइम की क्या होती है, इज द क्रीवाइस या पॉकेट होती है जिसमें जाकर के सबस्ट्रेट फिट होता है। इसलिए एंजाइम्स को हम कह सकते हैं थ्रू देयर अपनी एक्टिव साइट के द्वारा ये रिएक्शन को कैटलाइज कर सकता है, बहुत स्पीड से, हाई रेट से कर सकता है। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से बहुत सारे वेज में, जैसे लेकिन एक मेजर डिफरेंस देखने को हमें मिलता है जो कि यहाँ मेंशन किया गया है। आप अगर इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की बात करेंगे, ये एफिशिएंटली वर्क करता है हाई टेम्परेचर पे, हाई प्रेशर पे, जबकि हमारे बायो वाले एंजाइम्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे, से अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारे एंजाइम है अधिक टेम्परेचर में बच्चों डीनेचर्ड हो जाते हैं। ये मैक्सिमम एंजाइम के लिए बात सही है। जितने भी हमारी बॉडी में एंजाइम पाए जाते हैं लगभग लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते ही ये डीनेचर्ड होना शुरू हो जाएंगे, मतलब ये फंक्शन नहीं कर पाएंगे एफिशिएंटली। लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे भी हैं जो हाई टेम्परेचर में काम कर ले जाते हैं। एंजाइम आइसोलेट ऐसे किए गए हैं इन ऑर्गेनिज्म से जो ऑर्गेनिज्म एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में ही हमेशा निवास करते हैं, जैसे हॉट वेंट्स एंड सल्फर स्प्रिंग्स में पाए जाने वाले बैक्टीरिया। इन बैक्टीरिया का नाम है बच्चों थर्मस एक्वेटिकस। बच्चों थर्मस एक्वेटिकस, ये आपको 12th में जानने को मिलेगा बच्चों। थर्मस एक्वेटिकस से हम लोगों ने टैक पॉलीमेरेज नाम का एंजाइम निकाला है बच्चों, टैक पॉलीमेरेज। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। ये टैक पॉलीमेरेज के बिना आप पीसीआर नहीं चला सकते, पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन को नहीं कर पाओगे। तो ये 12th में जाकर के हम लोग पढ़ने वाले हैं, कोई बात नहीं। अभी यहाँ जो पॉइंट आया तो मैंने बता दिया कि जो थर्मस एक्वेटिकस नाम का बैक्टीरिया होता है वहां से हम लोगों ने इस एंजाइम को निकाला है, और ये एंजाइम है तो यानी प्रोटीन नेचर है, ये स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे, एंड इसकी कैटालिटिक पावर रिमेन रहती है हाई टेम्परेचर प्रेशर पे भी, दैट इज 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होने टेम्परेचर पे ये एफिशिएंटली काम करता रहता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसीलिए एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी है ऐसे एंजाइम की जो कि थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से निकाले जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम आते हैं एंजाइम की क्रियाविधि समझने से पहले हमें जानना जरूरी है कि एक केमिकल रिएक्शन होती कैसे है, केमिकल रिएक्शन क्या होती है और कैसे होती है। तो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम। एंजाइम को समझने से पहले हमें केमिकल रिएक्शन को समझना होगा। केमिकल कंपाउंड दो टाइप से चेंज में जाते हैं। पहला चेंज बच्चों फिजिकल होता है। फिजिकल चेंज क्या होता है, सिंपली रिफर्स टू चेंज इन अ शेप, जिसमें कोई सबस्ट्रेट अपने शेप चेंज कर लेता है विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पर बॉन्ड्स का तोड़ना या बनाना नहीं सम्मिलित है, दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। लेकिन एक फिजिकल प्रोसेस और भी बच्चों आपने सुनी होगी जिसमें स्टेट चेंज हो जाती है, जैसे आइस मेल्ट होकर के वाटर बनाती है, वाटर को हम लोग जब गर्म करते हैं तो ये वेपर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ केवल स्टेट चेंज होती है, ये फिजिकल चेंज है, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। तो ये सब के सब बच्चों फिजिकल प्रोसेस के बारे में है। हाउएवर जब कभी बॉन्ड बनते हैं या बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहाँ पे देखिए सबस्ट्रेट से जब प्रोडक्ट बनता है तो नए बॉन्ड वरना तो नए बॉन्ड जो बने हैं सॉरी जो नए बॉन्ड बनते हैं वह बने हैं, वरना तो जो पुराने बॉन्ड पहले से बने हुए टूट गए हैं, उनको तोड़ा गया फिर नए बॉन्ड बनाए गए हैं। तो अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन कहीं से दिखा हुआ है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है, वहां पर केमिकल चेंज हुआ है। इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है बच्चों रिएक्शन का, जिसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलकर के बेरियम सल्फेट और 2 वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आप बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे कि पहले क्या हुआ होगा,
बेरियम हाइड्रोक्साइड के बॉन्ड टूटे होंगे, H2SO4 के भी बॉन्ड टूटे होंगे। नाउ फिर बेरियम सल्फेट को बनने के लिए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया होगा, ऐसे ही वाटर को बनाने के लिए भी नए बॉन्ड का फॉर्मेशन किया गया होगा। इस वजह से हम इस रिएक्शन को कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, इज अनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली अगर हम बच्चों बात करें स्टार्च की, जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि जब हम स्टार्च को तोड़ते हैं तो क्या बनता है। स्टार्च को तोड़ने पर हमें इसकी मोनोमर यूनिट दैट इज ग्लूकोज प्राप्त होती है, और ग्लूकोज एक ऑर्गेनिक केमिकल है बच्चों, ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल है। आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि ऑर्गेनिक क्या होते हैं बच्चों। ऑर्गेनिक का मतलब जो प्लांट ऑर्गन या एनिमल ऑर्गन से प्राप्त होने वाले तत्व हैं या कंपाउंड्स हैं, उनको ऑर्गेनिक एलिमेंट्स या ऑर्गेनिक केमिकल्स कहते हैं। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की बात करें तो ये रिफर करता है टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब बच्चों यहाँ पे रेट की बारी हो रही है, रेट की बात बताई जा रही है, तो उसको समझ लेते हैं कि रेट क्या होता है। रेट को समझने के लिए आपको एक रिएक्शन लेनी पड़ेगी बच्चों। जैसे मान लीजिए ए से बी बन रहा है, ए क्या है आपका बच्चों, सबस्ट्रेट, बी क्या है बच्चों, प्रोडक्ट। तो यहाँ पर अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अच्छी खासी मौजूद है तो प्रोडक्ट भी और सारी कंडीशन इसको फेवर कर रही होंगी तो प्रोडक्ट भी अच्छे से बन रहा होगा। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो अगर हम इसको टाइम के साथ लिखें, दैट इज पी माने प्रोडक्ट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और टी फॉर टाइम, और चेंज करते जाए टाइम को, तो डेल पी अपॉन डेल टी, यानी चेंज इन टाइम के साथ चेंज इन प्रोडक्ट आपको दिखेगा, कंसंट्रेशन में चेंज होता दिखेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों रेट। लेकिन रेट को बताते समय हमें यहाँ पर डायरेक्शन नहीं प्राप्त होती, हमें डायरेक्शन नहीं पता होता कि किधर रिएक्शन चल रही है, क्योंकि रिएक्शन तो बच्चों इस तरीके से भी हो सकती है, ए से बी गया है तो बी से ए भी आ सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पता है तो रेट बोलते हैं। अगर डायरेक्शन पता हो तो इसी रेट को बच्चों हम लोग वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी तभी बोलेंगे जब हमें डायरेक्शन पता होगा कि डायरेक्शन किस ओर हो रहा है। डायरेक्शन पता हो तो हम कह सकते हैं रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। ये देखिए बच्चों कि अगर डायरेक्शन को स्पेसिफाइड कर दिया गया है तो हम रेट्स को वेलोसिटी बोला करेंगे। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। बच्चों ये रेट्स जो है ना टेम्परेचर और अदर फैक्टर के द्वारा बदले जा सकते हैं या इन पे प्रभाव पड़ता है। जनरल रूल ऑफ थंब, यहाँ पे बच्चे देखिए जनरल रूल ऑफ थंब लगाया जाता है कि रेट डबल हो जाता है या डिक्रीज हो जाएगा बाई हाफ फॉर एवरी 10 सेंटीग्रेड इन द ईदर डायरेक्शन। इसको अच्छे से हम लोग समझ सकते हैं एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, वहां से 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले रेट था आर, अभी क्या इतना हो जाएगा बच्चों, 10 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज किए तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ आर। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ा दें तो ट्वाइस आर का डबल दैट इज 4 आर हो जाएगा, और 20 से 30 चले जाएं तो कितना हो जाएगा, 8 आर हो जाएगा। ठीक है, हर बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पे रेट डबल हो जाता है और 10 डिग्री गिरने पे रेट हाफ हो जाता है। लेकिन ये कब तक होता रहेगा बच्चों, तो केवल 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा पॉसिबल है, उसके बाद रेट आपका गिर जाएगा, क्योंकि प्रोटीन का जो नेचर होगा वो डीनेचर्ड हो जाएगी, प्रोटीन का स्ट्रक्चर ही डीनेचर्ड होने लगेगा, तो रेट अब आगे इंक्रीज फर्दर नहीं करेगा। नाउ कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड रेट्स वास्टली हायर। जो कैटालाइज्ड रिएक्शन होती है जिनमें एंजाइम पार्टिसिपेट करते हैं, इनका रेट काफी ज्यादा हाई होता है देन दैट ऑफ अनकैटालाइज्ड वन, जिनमें जो कि एंजाइम्स नहीं काम करते उनकी अपेक्षा। जब हम एंजाइम को देखते हैं, व्हेन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड रेट वुड बी वास्टली हायर। अगर एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस हो ना बच्चों, तो रेट बहुत ज्यादा हाई होगा एट द सेम टाइम जिसमें एंजाइम काम नहीं करेगा या अनकैटालाइज्ड यानी कैटलिस्ट काम नहीं करेगा। एक एग्जांपल के द्वारा इसको हम लोग समझ सकते हैं, बहुत ही प्यारा एग्जांपल एनसीईआरटी में आपको दिया गया है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करके H2CO3 में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज कार्बोनिक एसिड। इस रिएक्शन को आप बच्चों समझें कि पहले ये रिएक्शन कितनी ज्यादा स्लो होती है। इसमें बच्चों पहले 200 मॉलिक्यूल बिना करते हैं पर आवर, बच्चों 200 मॉलिक्यूल पर आवर तब बन रहे हैं जब ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जो गिवन है ना, ये एंजाइम अभी काम नहीं कर रहा है, तब ऐसी रिएक्शन है। लेकिन जब कार्बोनिक एनहाइड्राइज एंजाइम लगा देते हैं तो जानते हैं कितना बनता है बच्चों, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड बनने लगता है, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकंड। अब आप सोच सकते हैं कि रेट कितना ज्यादा बढ़ चुका है, कितना ज्यादा इंक्रीज कर गया इतने टाइम में कि जहां पर एंजाइम ने काम किया। अब आप
आपको लग रहा होगा कि रेट काफी ज्यादा अफेक्ट करता है एंजाइम लगाने से। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज वेरी स्लो विद अबाउट कितना डाटा दिया है 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2C3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। अगर हम एंजाइम को यूज कर लें जो कि साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चे छूट रहा है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली बच्चों, बहुत ज्यादा रेट बढ़ जाएगा। 6 लाख मॉलिक्यूल बनेंगे बच्चों प्रति सेकंड। ये डाटा आपको याद होना चाहिए। एंजाइम हैज एक्सीलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। कितना बढ़ गया है? कितना इसको बढ़ा दिया गया? 10 मिलियन टाइम्स बच्चों ये बढ़ गया है। पावर ऑफ एंजाइम इनक्रेडिबल इंडीड। इससे क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें यही पता चला, यही कंक्लूजन है जो लास्ट लाइन में लिखा है कि पावर ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड। हमें पावर पता चलनी चाहिए एंजाइम की कि देखिए 200 मॉलिक्यूल पर आवर था, उससे हमने पहुंचा दिया 6 लाख मॉलिक्यूल पर आवर बच्चों। नेक्स्ट, देयर आर 1000 टाइप ऑफ एंजाइम है जो कि प्रत्येक अलग अलग रिएक्शन को कराने के लिए जिम्मेदार है बच्चों। जो एंजाइम मीडिएटेड रिएक्शन होती है वे सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाती है। हमारी रिएक्शन एक स्टेप की ना होकर के बच्चों मल्टी स्टेप की हो सकती है। मल्टी स्टेप का मतलब ए से बच्चों पहले बी बने, फिर बी से आगे चल करके एंजाइम मीडिएटेड होकर सी बने, सी से मीडिएटेड होकर डी बने और डी से मीडिएटेड होकर के ई बने। तो ये रिएक्शन बच्चों मल्टी स्टेप रिएक्शन कहलाती है, जहां पे प्रत्येक स्टेप कैटलाइज होता है बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा, या हो सकता है वहां पे अलग अलग एंजाइम भी हो, दैट इज डिफरेंट एंजाइम के द्वारा। इस तरीके के पाथवे को बच्चों हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। तो मेटाबॉलिक पाथवे की डेफिनेशन आपको मिल गई। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है? जिसमें हम मल्टी स्टेप रिएक्शन को देखते हैं जो कि सेम एंजाइम के द्वारा या डिफरेंट एंजाइम के द्वारा मीडिएटेड होती हैं। ऐसी रिएक्शन को हम लोग मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। ओके, जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया है कि यह ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ मिल करके ये पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन कोई बता सकता है कौन सी बच्चों? ये रिएक्शन आपको लिखी गई है ग्लाइकोलिसिस बच्चों, ग्लाइकोलिसिस। ये आपके रेस्पिरेशन नाम के चैप्टर में गिवन है। 10 स्टेप प्रोसेस होती है बच्चों। यहाँ पे नेट गेन होता है एटीपी का अच्छे से, और ये रिएक्शन कॉमन है बच्चों एरोबिक प्लस एनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में। ये आपको पढ़ने को मिलेगा, बस मैंने आपको यहाँ पॉइंट बोल दिया है। इन विच ग्लूकोज बिकम्स पायरुविक एसिड। यहाँ पर एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। 10 डिफरेंट एंजाइम यहाँ लगते हैं क्योंकि 10 स्टेप की रिएक्शन होती है। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन इन चैप्टर 12 आप यहाँ पे इन रिएक्शन को पढ़ने का मौका पाएंगे। नेक्स्ट, इसी स्टेज पे आप देखें तो यू शुड नो दैट दिस इज वेरी मेटाबॉलिक पाथवे विद 1 or 2 एडिशनल रिएक्शन गिव राइज टू अ वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट। यहाँ क्या बताया जा रहा है कि जब इस तरीके की रिएक्शन होती हैं तो यहाँ पर एडिशनल रिएक्शन भी देखने को मिलती हैं, गिव राइज टू वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स बनते हैं। इन जैसे हम देखते हैं बच्चों हमारी मसल्स में हम बात करें बच्चों तो यहाँ पर एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रकार का रेस्पिरेशन होता है। जब तक एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तब तक के लिए तो ठीक है, स्थिति बढ़िया रहती है, CO2 बनता है, एनर्जी बनती है, वाटर बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमारे पास ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो हमारी मसल्स बच्चों फर्मेंटेशन में चली जाती हैं, दैट इज एनारोबिक कंडीशन में चली जाती हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती हैं, लैक्टिक एसिड का निर्माण करती हैं। और ये लैक्टिक एसिड बच्चों ये ऐसे हमारी मसल्स है ना, ये अगर हमारी मसल्स को देखें इस तरीके से तो ये हमारी मसल्स में ये लैक्टिक एसिड बच्चों स्टोर होने लग जाता है, और स्टोर होने की वजह से हमें होती है थकान, ये फटीग हो जाती है बच्चों। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि जो थकान होती है वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होती है। अंडर नॉर्मल एरोबिक कंडीशन में देखें तो पायरुविक एसिड ही बनता है, लेकिन अगर वहां पर देखें कि क्या होगा तो वहां लैक्टिक एसिड बनता है बच्चों। ईस्ट में बात करें, ईस्ट जो कि एक यूनिसेलुलर फंगस है बच्चों, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी, फर्मेंटेशन के दौरान सेम पाथवे को फॉलो करता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एंड प्रोडक्ट क्या है, एथेनॉल बनता है बच्चों, अल्कोहल। इसीलिए वो लाइन लिखी थी कि सेम मेटाबॉलिक पाथवे को फॉलो करते हुए एंड प्रोडक्ट अलग अलग देखने को मिलते हैं। हेंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट आर पॉसिबल। क्लियर है? तो डिफरेंट कंडीशन में आपको सेम मेटाबॉलिक पाथवे में डिफरेंट प्रोडक्ट देखने को मिले। नेक्स्ट, हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। अब आप पहले सोच रहे होंगे कि यार इसमें 200 मॉलिक्यूल बने हुए थे, ठीक है, 200 मॉलिक्यूल पर आवर बन रहे थे, ये एकदम से 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड पहुंचे तो कैसे पहुंचे, ये आपका जानना कर्तव्य है। तो वहां पर एनसीईआरटी आपको बताने जा रही है कि हम इसको सुलझा के रहेंगे।
टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम अ लिटिल मोर। इसके लिए हमें एंजाइम के बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है। हमने जैसे पहले ही जान रखा है कि एंजाइम के पास एक्टिव साइट होती हैं, केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन रिफर होते हैं बच्चों रिएक्शन की तरह। जो भी कन्वर्जन उन्हें हम रिएक्शन कह सकते हैं। जिस केमिकल को कन्वर्ट होना होता है प्रोडक्ट में, उस केमिकल को बच्चों बोलते हैं सबस्ट्रेट। हेंस एंजाइम क्या है? हेंस एंजाइम दैट इज प्रोटीन विद 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें एक्टिव साइट होती है, ये सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करता है बच्चों प्रोडक्ट में। सिंबॉलिकली इस रिएक्शन को दिया गया है यहाँ पे कि सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है। नेक्स्ट बच्चों, इट इज नाउ अंडरस्टैंड दैट द सबस्ट्रेट हैज टू बाइंड द एंजाइम एट द एक्टिव साइट। अब जैसा हम लोगों ने स्ट्रक्चर बनाया था, यहाँ पे प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाइए इस तरह एंजाइम का, यहाँ पर एक्टिव साइट होगी और ये आया आपका सबस्ट्रेट। इट इज अ सबस्ट्रेट एंड इट इज अ एंजाइम। यहाँ पर एंजाइम आ चुका है बच्चों, ये पेज ऊपर चला गया, इसको नीचे ले लेते हैं हम लोग। अब ठीक, तो इट इज एक्टिव साइट विद इन अ गिवन क्लेफ्ट या पॉकेट में फिट हो जाता है। द सबस्ट्रेट हैज टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। और इसके लिए बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए, सबस्ट्रेट चल करके आया है, किधर आया है? एक्टिव साइट की ओर आया और जा करके फिट हो जाता है। देयर इज थस एन ऑब्लिगेटरी, ऑब्लिगेटरी का मतलब है जो चीज 100% एसेंशियल होती है, जरूरी होती है बनना, ऑफ एन ES कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये जो कॉम्प्लेक्स संरचना नजर आ रही है, यही बच्चों कहलाती है ES कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसे ES कॉम्प्लेक्स बोलते हैं बच्चों। ठीक, E स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज ट्रांजिएंट बच्चों। ट्रांजिएंट का मतलब है जो चेंज कर रहा हो, यहीं से चेंज हो जाएगा ना आगे बच्चों। पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट है, लेकिन अब आगे यहाँ से सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाएगा ट्रांजिएंट स्टेट फेनोमेना के बाद एंजाइम प्रोडक्ट में। ड्यूरिंग दिस स्टेट where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of substrate called transient state। देखिए बच्चों, जब सबस्ट्रेट कह रहे हैं एंजाइम के साथ बंध जाता है तो एक नई अवस्था बनती है। इस नई अवस्था या स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर फॉर्म्ड होता है, जल्दी ही ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बॉन्ड ब्रेक होंगे वरना तो टूटेंगे, और इसी प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है और प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया जाता है एक्टिव साइट से। अदर वर्ड में कहें तो स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म्ड हो गया है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट में। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिएंट स्टेज। बच्चों, यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट से इनका निकलना बहुत बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रांजिशन स्टेट से नहीं निकलते हैं तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। देयर कुड बी मैनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट, या इसी तरह से बच्चों अदर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट हो सकती हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट, implicit in this statement it is that fact that all other intermediate structural state are unstable। एक बात है इंपॉर्टेंट बच्चों, A से मान लीजिए हमें D बनाना है, लेकिन बच्चों A से B भी बना होगा, C भी बना होगा, तब जाके D बना होगा। यहाँ पर B और C दोनों के दोनों बच्चों अनस्टेबल थे, ये याद रखिएगा। अगर इस तरीके से रिएक्शन हो रही जिनमें इंटरमीडिएट बन रहे हैं तो बीच के जितने भी इंटरमीडिएट आपको रिएक्शन में मिला करेंगे वो अनस्टेबल हुआ करेंगे। जैसे लास्ट में यहाँ देखें, केवल और केवल डी ही स्टेबल है। स्टेबिलिटी समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी। बच्चों, स्टेबिलिटी के बारे में तो मैंने तो पढ़ रखा है कि स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू बच्चों कम होगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्ट या सबस्ट्रेट स्टेबल होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही बच्चों लो होगी of the molecule or the structure। Hence when we look of this pictorially through a graph it look like a something in the figure 9.4। चलिए पहले इस फिगर की हम लोग ठीक से स्टडी कर लेते हैं, इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तो इसको पढ़ना भी बहुत अच्छे ही सही चाहिए। देखते हैं इसमें क्या बताया गया। ये देखिए बच्चों, कलर में चेंज कर रहा हूँ। यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए आप वाई एक्सेस पे हमें क्या गिवन है। वाई एक्सेस पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो पोटेंशियल एनर्जी है। वहीं अगर हम लोग एक्स एक्सेस की ओर देखें इस ग्राफ में तो एक्स एक्सेस में हमें प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन को दिखाया गया है कि रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रही है। अब एक बात देखिए, अगर यहाँ पे मैं 0 लिख दूं तो 0 किलो कैलोरी एनर्जी, तो यहाँ से बढ़ते 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 एक पॉइंट आ रहा है जहाँ पे सबस्ट्रेट मौजूद है बच्चों, यानी सबस्ट्रेट के पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, तो सबस्ट्रेट टिका हुआ है, सबस्ट्रेट अभी कन्वर्ट नहीं हो रहा है। अब होगा क्या बच्चों,
सबस्ट्रेट ने अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू किया। एक इसकी कुछ एवरेज एनर्जी होगी, उसके कारण ये थोड़ा सा बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, बढ़ा होगा। तो ये पहली वाले इस वाले पार्ट को आप देखिए, ये इस तरीके से बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट आ गई बच्चों। ये वह अवस्था है जिसमें एक बार ये क्रॉस कर जाए तो इटसेल्फ अब ये सबस्ट्रेट फॉर्म में नहीं रह सकता। अब ये पक्की बात है कि ये कन्वर्ट होकर के यहाँ पर प्रोडक्ट जरूर दे देगा। तो ये हुआ ये फर्स्ट पार्ट हुआ जिसमें एंजाइम काम नहीं कर रहा है। तो यहां से लेकर के मतलब सबस्ट्रेट लेवल की एनर्जी से लेकर के ट्रांजिशन स्टेट तक की एनर्जी का जो गैप है, इस गैप को बोलते हैं बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द सबस्ट्रेट टू चेंज इनटू द प्रोडक्ट। इसको क्रॉस करना जरूरी ही है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी के गैप को ये क्रॉस नहीं करता तो ये कभी भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बात और नजर आ रही होगी कि प्रोडक्ट की, यहाँ पर देखें प्रोडक्ट की अगर एनर्जी देखें तो ये आ रही, यहाँ पे पॉइंट बन रहा है, यानी प्रोडक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काफी ज्यादा डाउन है। इसलिए प्रोडक्ट बच्चों अल्टीमेटली स्टेबल हो जाएगा, हाईली स्टेबल हो जाएगा। अब नेक्स्ट कर्व की बात करते हैं, जो सेकंड वाला कर्व दिया गया बच्चों। सेकेंड कर्व की बात करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि हम एंजाइम को ले आए हैं। ये जो रिएक्शन करा रहे हैं हम एंजाइम को करा रहे हैं। यहाँ भी सेम लेवल से ही हमने ग्राफ को शुरू किया हुआ है। सबस्ट्रेट के पास जो अपनी एनर्जी थी, उसके बाद इसने जब ट्रांजिशन स्टेट की ओर गया है तो यहाँ हुआ यह है कि एंजाइम आ गया। एंजाइम में बच्चों एक्टिव साइट थे तो उनमें जाके सबस्ट्रेट फिट हो गया। सबस्ट्रेट फिट हो गया तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया और उससे फटाफट प्रोडक्ट बनने शुरू हो गए, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट बच्चों मिलने शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट को अचीव करते टाइम एंजाइम ने किया क्या, एक्टिवेशन एनर्जी को काफी ज्यादा डाउन कर दिया बच्चों। एक्टिवेशन एनर्जी के डाउन होने से प्रोडक्ट भी जल्दी बन गया, यहाँ पर प्रोडक्ट जल्दी मिल गया। बच्चों ये रिएक्शन कौन सी हो सकती है, ये रिएक्शन बच्चों एक्सोथर्मिक होती है। कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों, एक्सोथर्मिक, जिसमें प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी डाउन हो जाए, कम हो जाती है और वो स्टेबल हो जाता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसमें दूसरा ग्राफ भी बच्चों बन सकता है। इस दूसरे ग्राफ को बनाने के लिए जगह तो नहीं है, देखते हैं, यहाँ पर बनाने की कोशिश करते हैं।